गुड मॉर्निंग बच्चों, मैं पटेल नीलम कर्णावती विद्यालय में आप सभी का स्वागत करती हूँ। कक्षा 9 पाठ 10 जिसमें आज हम राष्ट्रपति के बारे में चर्चा करेंगे। इसके बारे में कुछ जानकारी प्राप्त करेंगे कि राष्ट्रपति की योग्यताएं क्या क्या होती है और उसकी सत्ता तथा कार्य क्या होते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। राष्ट्रपति भारत में संवैधानिक रूप से सर्वोच्च पद राष्ट्रपति का होता है। जो सबसे ऊंचा पद होता है वह किसका होता है? राष्ट्रपति का होता है। संघ यानी कि केंद्र सरकार की सभी कार्यपालिका विषयक सत्ता संविधान द्वारा राष्ट्रपति को सौंपी गई है। जो कार्यपालिका की सभी सत्ताएं हैं वह संविधान के द्वारा राष्ट्रपति को सौंप दी गई है। केंद्र सरकार का पूरा प्रशासन राष्ट्रपति के नाम से चलता है। जो केंद्र सरकार का जो पूरा शासन होता है वह राष्ट्रपति के द्वारा ही चलता है, यानी कि उसके नाम पर ही चलता है। वह राष्ट्र का सर्वोच्च तथा भारतीय प्रजातंत्र का प्रथम नागरिक माना जाता है। इसके बाद है योग्यताएं, यानी कि राष्ट्रपति बनने के लिए कौन कौन सी योग्यताएं होनी चाहिए। राष्ट्रपति पद का उम्मीदवार भारत का नागरिक होना चाहिए। जो राष्ट्रपति बनना चाहता है वह भारत का नागरिक होना चाहिए। उसकी उम्र 35 वर्ष या उससे अधिक होनी चाहिए। उसकी उम्र कितनी होनी चाहिए? 35 वर्ष या उससे अधिक होनी चाहिए। सरकारी वेतनिक कर्मचारी अथवा किसी भी लाभ के पद पर नहीं होना चाहिए। कोई भी सरकारी कर्मचारी तथा उसको किसी भी प्रकार के लाभ के पद पर नहीं होना चाहिए। संसद सदस्य या राज्यों की विधानसभाओं का सदस्य नहीं होना चाहिए। वह किसी संसद का या फिर राज्यों की विधानसभा का सदस्य भी नहीं होना चाहिए। राष्ट्रपति का चुनाव संसद के दोनों सदनों के तथा राज्यों की विधानसभाओं के चुने हुए सदस्यों से निर्मित मतदाता मंडल के द्वारा परोक्ष पद्धति से किया जाता है। राष्ट्रपति का चुनाव लोकसभा और राज्यसभा के द्वारा चुने हुए सदस्यों से निर्मित एक मंडल के द्वारा परोक्ष पद्धति से किया जाता है। राष्ट्रपति का चुनाव 5 वर्ष के लिए होता है। जो राष्ट्रपति बनता है उसका कार्यालय 5 वर्ष का होता है। वह 5 वर्ष के लिए चुना जाता है, लेकिन वह चाहे तो दोबारा चुनाव में भाग ले सकता है। राष्ट्रपति दोबारा भी चुनाव में भाग ले सकता है। जब तक राष्ट्रपति अपने पद पर रहता है तब तक उसके विरुद्ध कोई भी फौजदारी मुकदमा नहीं चलाया जा सकता है। उसके खिलाफ कोई भी केस नहीं लड़ा जा सकता है और न ही उसकी गिरफ्तारी या किसी प्रकार की सज़ा का आदेश दिया जा सकता है। इसके बाद है कार्य और सत्ताएं कि राष्ट्रपति की सत्ताएं और कार्य क्या क्या होते हैं। राष्ट्रपति लोकसभा में बहुमत प्राप्त दल के नेता को प्रधानमंत्री नियुक्त करता है। राष्ट्रपति प्रधानमंत्री को नियुक्त करता है, उसकी नियुक्ति करता है तथा प्रधानमंत्री की सलाह पर मंत्रिमंडल के अन्य मंत्रियों की नियुक्ति करता है। उन्हें शपथ दिलवाता है, उनके बीच विभागों का बंटवारा करता है। यह सब प्रधानमंत्री करता है। जब तक लोकसभा में प्रधानमंत्री व उसके मंत्रिमंडल को समर्थन प्राप्त रहता है तब तक राष्ट्रपति उसकी अवगणना नहीं कर सकता, उसे अनदेखा नहीं कर सकता है। राष्ट्रपति संरक्षण दलों का सर्वोच्च अध्यक्ष होता है। राष्ट्रपति को दूसरे देशों के साथ युद्ध शुरू करने, युद्ध बंद करने या संधि करने की सत्ता प्राप्त है। यह राष्ट्रपति सभी कार्य कर सकते हैं। राज्यों के राज्यपालों, सर्वोच्च न्यायालय के वरिष्ठ न्यायमूर्तियों, एंटर्नी जनरल, मुख्य चुनाव आयुक्त, लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष तथा सदस्यों विविध देशों में भारत के राजदूतों की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। इस प्रकार
कार्यपालिका तथा प्रशासन से संबंधित विशाल तथा अधिकृत सत्ताएं राष्ट्रपति के पास है। उसे सभी प्रकार की सत्ताएं प्राप्त होती हैं। अपराधियों की सज़ा माफ़ करने, फौजदारी मामलों में दी गई सज़ा की समयावधि को कम करने तथा सज़ा को स्थगित रखने अथवा सज़ा के स्वरूप में परिवर्तन करने का अधिकार राष्ट्रपति को प्राप्त है। वह किसी की सज़ा को कम भी करवा सकता है, उसमें परिवर्तन भी करवा सकते हैं। संसद के दोनों सदनों की बैठक बुलाना, वह राज्यसभा और लोकसभा दोनों सदनों की बैठक भी बुला सकता है। उसे स्थगित रखना, उसे स्थगित भी करवा सकता है, यानी कि उसको बंद भी करवा सकता है। तथा लोकसभा को भंग करने की सत्ता राष्ट्रपति के पास है। लोकसभा को भंग भी कर सकता है। युद्ध, बाह्य आक्रमण अथवा सशस्त्र विद्रोह से भारत में अथवा भारत के किसी भाग में सुरक्षा के समक्ष भय उत्पन्न होने की स्थिति में राष्ट्रपति आपातकाल घोषित कर सकता है। वह इस स्थिति में आपातकाल की स्थिति भी घोषित कर सकता है। राष्ट्रपति के इस निर्णय को न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती है, उसे कोई भी चुनौती नहीं दे सकता। राज्य के राज्यपाल की सिफारिश पर राष्ट्रपति उस राज्य में संवैधानिक आपातकाल घोषित कर सकता है तथा राज्य के मंत्रिमंडल को बर्खास्त करके राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू कर वहाँ का प्रशासन अपने हाथ में ले सकता है। वह चाहे तो पूरे राज्य में अपना शासन लागू कर सकता है। देश में आर्थिक संकट अथवा वित्तीय आपातकाल के समय सभी सरकारी कर्मचारियों के वेतन तथा भत्तों में कटौती कर सकता है। वह सरकारी कर्मचारियों के वेतन तथा भत्तों में कटौती कर सकता है, उसे कम कर सकता है। आर्थिक संकट के समय विशाल सत्ताएं धारण करने तथा संवैधानिक सर्वोच्च होने के बावजूद भी लोकतंत्र की परंपरा के अनुसार राष्ट्रपति, मंत्रिमंडल, प्रधानमंत्री और उसकी सलाह लेने और उसके अनुसार व्यवहार करने के लिए प्रतिबंध है। राष्ट्रपति की सलाह से ही कोई भी कार्य कर सकते हैं। इसके बाद है उपराष्ट्रपति। राष्ट्रपति की अनुपस्थिति में उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के कर्तव्य का निर्वहन करता है। जब राष्ट्रपति अपनी जगह उपस्थित ना हो तब उनके स्थान पर उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के सारे कर्तव्यों का निर्वहन करता है, वह उनके कर्तव्य निभाता है। उपराष्ट्रपति का चुनाव संसद के दोनों सदनों के सदस्यों से बने मतदाता मंडल द्वारा किया जाता है। राज्यसभा और लोकसभा के द्वारा ही उपराष्ट्रपति का चुनाव भी किया जाता है। उपराष्ट्रपति के उम्मीदवार के लिए भारत का नागरिक तथा 35 वर्ष या उससे अधिक की आयु होनी चाहिए, जैसा राष्ट्रपति में होता है। उसका कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। पद के आधार पर वह राज्यसभा का अध्यक्ष होता है। राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र उपराष्ट्रपति को सौंपता है, उसे दे सकता है। इसके बाद है प्रधानमंत्री। प्रधानमंत्री केंद्र सरकार का वास्तविक प्रधान होता है। प्रधानमंत्री क्या होता है? सरकार का वास्तविक प्रधान होता है, प्रत्यक्ष प्रधान होता है। प्रधानमंत्री लोकसभा में बहुमत प्राप्त दल या गठबंधन के संसद का सर्वमान्य नेता होता है। वह बहुमत से प्राप्त नेता माना जाता है। उसकी नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा औपचारिक रूप से की जाती है। उसकी नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति औपचारिक रूप से करता है। प्रधानमंत्री की सलाह पर मंत्रिमंडल के मंत्रियों की नियुक्ति औपचारिक रूप से राष्ट्रपति करता है। उसकी सलाह से ही मंत्रिमंडल प्रधानमंत्री की सहायता से मंत्रियों की नियुक्ति भी कर सकते हैं औपचारिक रूप से, और उनके विभागों का बंटवारा करता है, उनके कामों को सौंपता है अलग अलग विभागों में। किसी भी मंत्री को मंत्रिमंडल में शामिल करना, मंत्री पद पर बने रहना या मंत्रिमंडल से बाहर निकलने का निर्णय प्रधानमंत्री करता है। प्रधानमंत्री ही इन सभी का निर्णय करता है कि कौन मंत्रिमंडल में शामिल रहेगा, किसे हम पत्र भेजेंगे और किसको मंत्रिमंडल से बाहर निकालना है। यह सभी निर्णय प्रधानमंत्री ही करता है।
मंत्रिमंडल की बैठकों की वह अध्यक्षता करता है, उसको अपने अध्यक्ष में रखता है। प्रधानमंत्री अलग अलग विभागों के कार्यों के बीच योग्य संकलन स्थापित करना तथा उनके विभागों की देखभाल का कार्य करता है। अलग अलग कार्यों को उनके योग्यता अनुसार उन्हें सौंपना और उनके कार्यों की देखभाल करने का कार्य भी प्रधानमंत्री का होता है। नीति विषयक निर्णय लेता है, वह नीति विषयक निर्णय भी लेता है। पद के आधार पर प्रधानमंत्री योजना आयोग, जो अब नीति आयोग के रूप में जाना जाता है, उसका अध्यक्ष होता है। प्रधानमंत्री के नेतृत्व में मंत्रिमंडल में कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री तथा उप मंत्री ऐसे त्रिस्तरीय मंत्रिमंडल होता है। इन 3 प्रकार के मंत्रिमंडल होते हैं। प्रधानमंत्री को संसद के दोनों सदनों में से किसी एक सदन का सदस्य होना आवश्यक है, वह किसी एक संसद का सदस्य होना चाहिए। मंत्रिमंडल सामूहिक उत्तरदायित्व के सिद्धांत पर कार्य करता है, उसके ऊपर अनेक सामूहिक उत्तरदायित्व होते हैं तथा वह लोकसभा के प्रति जवाबदार होता है, उसकी लोकसभा के प्रति जवाबदारी होती है। किसी भी नीति विषयक निर्णयों के लिए पूरा मंत्रिमंडल जवाबदार होता है। जो भी निर्णय लेना होता है उसके लिए पूरा मंत्रिमंडल ही जवाबदार माना जाता है। अगर लोकसभा किसी भी मुद्दे अथवा किसी विषय पर बनाई गई सरकारी नीति को नामंजूर करती है तो उसके लिए पूरा मंत्रिमंडल जवाबदार होता है तथा सामूहिक उत्तरदायित्व के सिद्धांत के आधार पर पूरे मंत्रिमंडल को त्यागपत्र देना पड़ता है अपने मंत्रिमंडल से। इसके बाद है राज्यपाल। राज्यपाल राज्य के मुख्यमंत्री तथा मंत्रिमंडल के सदस्यों का समावेश राज्य की कार्यपालिका में किया जाता है। राज्य के सर्वोच्च के रूप में राज्यपाल की नियुक्ति केंद्रीय मंत्रिमंडल के सलाह के अनुसार राष्ट्रपति द्वारा की जा सकती है। राज्यपाल की नियुक्ति भी राष्ट्रपति के द्वारा ही की जाती है। 35 वर्ष या उससे अधिक उम्र का भारत का नागरिक राज्यपाल पद के लिए उम्मीदवार बन सकता है। जिस व्यक्ति को राज्यपाल बनना है वह भारत का नागरिक होना चाहिए और उसकी उम्र 35 वर्ष या उससे अधिक होनी चाहिए, वही व्यक्ति राज्यपाल बन सकता है। राज्यपाल की नियुक्ति सामान्यतः 5 वर्ष के लिए की जाती है। जो राज्यपाल की कार्यकाल होता है वह 5 वर्ष के लिए होता है। 5 वर्ष के लिए उसकी नियुक्ति की जा सकती है, लेकिन राष्ट्रपति जब तक चाहे राज्यपाल अपने पद पर बना रह सकता है, पर राष्ट्रपति चाहे तो वह 5 वर्ष या उससे अधिक वर्ष के लिए अपने पद पर राज्यपाल बना रह सकता है। राज्यपाल को उसके पद से हटाया जा सकता है। राष्ट्रपति राज्यपाल को उसके पद से हटा सकते हैं या दूसरे राज्य के राज्यपाल के रूप में स्थानांतरित किया जा सकता है, एक स्थान से दूसरे स्थान पर भेज सकते हैं। कई बार राज्यपाल को एक से अधिक राज्यों का कार्यभार सौंपा जा सकता है। राज्यपाल राज्य का संवैधानिक तथा औपचारिक प्रधान होता है। वह विधानसभा में बहुमत प्राप्त दल के नेता की मुख्यमंत्री के रूप में नियुक्ति करता है तथा मुख्यमंत्री की सलाह के अनुसार मंत्रिमंडल के अन्य मंत्रियों की नियुक्ति तथा उनके विभागों का बंटवारा करता है। यह सब काम भी राज्यपाल को करना होता है। राज्यपाल राज्य के एडवोकेट जनरल तथा राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष व अन्य सदस्यों की नियुक्ति करता है। इन सभी सदस्यों की पसंदगी करता है, उन्हें पसंद करता है। राज्य के उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति राज्य के राज्यपाल से विचार विमर्श करके करता है, सभी प्रकार के निर्णय लेकर करता है। राज्य के विधानसभा की बैठक बुलाना, उसे भंग करना, प्रशासनिक आदेश जारी करना, विधानसभा द्वारा पारित विधेयकों की स्वीकृति प्रदान करना आदि विधायनी सत्ताएं राज्यपाल को प्राप्त है। यह सभी सत्ताएं राज्यपाल को प्राप्त होती हैं। राज्य की स्थिति विश्वविद्यालयों का पद के आधार पर राज्यपाल कुलाधिपति होता है। वह विश्वविद्यालयों के कुलपति की औपचारिक रूप से नियुक्ति करता है, उसे पसंद करता है। राज्यपाल की समस्त सत्ताओं का वास्तविक उपभोग मुख्यमंत्री और उसका मंत्रिमंडल करता है।
राज्यपाल किसी भी राजनीतिक पक्ष का सदस्य हो सकता है, लेकिन राज्यपाल पद से नियुक्ति के बाद उसे राजनीति से दूर रहते हुए तटस्थ और निरपेक्ष रहकर अपने कर्तव्य का निर्वहन करना पड़ता है। इसके बाद है मुख्यमंत्री और मंत्रिमंडल। राज्यपाल मुख्यमंत्री की नियुक्ति करता है। मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? राज्यपाल करता है। राज्यपाल विधानसभा में बहुमति प्राप्त दल के नेता को मुख्यमंत्री के रूप में नियुक्त करता है। जो विधानसभा में बहुमत प्राप्त हो उस दल के नेता को मुख्यमंत्री के रूप में नियुक्त कर सकते हैं। जब विधानसभा में किसी एक पक्ष को स्पष्ट बहुमत न मिला हो तब अलग अलग पक्षों को मिलाकर बहुमत प्राप्त पक्ष के नेता को सरकार बनाने के लिए आमंत्रित करता है तथा उसे मुख्यमंत्री पद की शपथ दिलवाता है। मुख्यमंत्री के परामर्श पर राज्यपाल मंत्रिमंडल के अन्य मंत्रियों की नियुक्ति करता है। राज्य का समग्र प्रशासन राज्यपाल के नाम से चलता है, लेकिन राज्यपाल की सभी सत्ताओं का उपभोग मुख्यमंत्री और उसका मंत्रिमंडल ही करता है। सारे लाभ यही लोग लेते हैं। गुजरात में मुख्यमंत्री और उनके मंत्रिमंडल का कार्यालय नया सचिवालय स्वर्णिम भवन गांधीनगर में स्थित है। राज्यपाल मुख्यमंत्री और उसके मंत्रिमंडल को उनके पद और गोपनीयता की शपथ दिलवाते हैं तथा प्रतिज्ञा पत्र पर हस्ताक्षर करवाता है। राज्य मंत्रिमंडल में 4 स्तर के मंत्री हो सकते हैं। पहला कैबिनेट, दूसरा राज्य कक्षा, तीसरा उपमंत्री और चौथा संसदीय सचिव। मंत्रियों के बीच विभागों का विभाजन सरकार की नीति निर्धारण एवं पारदर्शी प्रशासन तथा प्रजालक्षी विकास और प्रश्नों के समाधान के लिए केंद्र सरकार के समक्ष मांगों को प्रस्तुत करता है। आपत्ति के समय लोगों की आवश्यकताओं को पूरा करता है। मुख्यमंत्री राज्य के विकास के संदर्भ में सरकार की नीतियों का उद्घोषक, मार्गदर्शक तथा सक्षम नेता माना जाता है। इसके बाद है प्रशासनिक तंत्र यानी कि प्रशासनिक कार्यपालिका। राजकीय कार्यपालिका अलग अलग क्षेत्रों के लिए नीतियों का निर्माण करती है। अलग अलग क्षेत्रों के लिए अलग अलग कार्यपालिकाएं अलग अलग नीतियों का निर्माण करती हैं, जिसको व्यवस्थित कार्यक्षम रूप से पालन करवाने का कार्य प्रशासनिक कार्यपालिका करती है। उसको अमल करवाने का कार्य कार्यपालिका करती है। प्रशासनिक अधिकारी राजनीतिक कार्यकर्ता को नीति विषयक मामलों में सलाह सूचन देते हैं, उन्हें मार्गदर्शन देते हैं, जरूरी जानकारी तथा आंकड़ाकीय सूचनाएं प्रदान करते हैं। राजकीय कार्यकारी प्रशासकीय अधिकारियों की सूचना जानकारियों को मानने के लिए बाध्य नहीं है, उन्हें मानना जरूरी नहीं होता है। नीतियाँ कानून चाहे जितने अच्छे और लोकोपयोगी हो, लेकिन प्रशासकीय तंत्र द्वारा अगर उनका प्रभावशाली या संतोषकारक रूप से अमल नहीं हुआ हो तो वे अपने उद्देश्य को नहीं प्राप्त कर पाते। उस तरह नीति के निर्माण में और नीति के पालन करवाने की सतत चलने वाली प्रक्रिया में कार्यपालिका को प्रशासनिक तंत्र महत्वपूर्ण आधार प्रदान करता है। अनेक क्षेत्रों में निपुण व्यावसायिक कुशलता तथा अनुभवी लोग, विशेष संसदीय अधिकारी तथा अन्य सरकार की ऋण के समान माने जाते हैं। उनके ज्ञान, प्रशासनिक सूझबूझ, अनुभव तथा उनकी दीर्घदृष्टि व प्रशासकीय क्षमता के आधार के कारण सरकार कार्यक्षम संचालन कर सकती है। सरकार के अंगों में राजकीय कार्यपालिका लोगों के कल्याण तथा सुखमय जीवन की चिंता तथा चिंतन करने वाले मस्तिष्क के समान मानी जाती है, जबकि प्रशासनिक कार्यपालिका उनके हाथ पैर के समान होती है। दोनों के बीच मैत्रीपूर्ण संबंध यह राज्य के सुशासन की पूर्व शर्त है। सरकार की सत्ता तथा प्रभाव अधिकारी तंत्र में अधिक केंद्रित होने लगा है। भ्रष्टाचार, भाई भतीजावाद, अप्रामाणिकता, अकार्यक्षमता, गैररीति, जवाबदारी से दूर भागना आदि प्रवृत्तियां अधिकारी तंत्र के लिए अनिष्टकारी है। इसलिए इनको रोकने के लिए प्रशासन में सतर्कता आयोग, लोकपाल या लोकायुक्त की आवश्यकता आज बढ़ी है। घूस रिश्वत की बुराई को रोकने के लिए गुजरात सरकार ने भ्रष्टाचार विरोधी ब्यूरो
के नाम से एक अलग विभाग की शुरुआत की है जिसमें भ्रष्टाचारी को हम रोक सके तथा टोल फ्री नंबर जारी करके जनता की शिकायतों को सुनने की कार्रवाई शुरू की है। देश में अलग अलग राजनीतिक पक्षों को सरकार होने के कारण उनके साथ प्रशासन में राजनीतिक तटस्थता की अपेक्षा प्रशासनिक तंत्र में रखी गई है। राज्य की अनेक विकासलक्षी योजनाओं तथा कार्यक्रमों को अमल में लाकर सरकार की विकास यात्रा की गति को सातत्यपूर्ण रीति से जारी रखना प्रशासनिक तंत्र में महत्वपूर्ण योगदान रहा है। इसके आगे हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे।